हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 12 मई 2026 को मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका क्या आंसर होना था। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटेड बुक्स इज और नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित पुस्तकें जीएसटी से करमुक्त नहीं होती हैं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो रेगुलर स्टडी मटेरियल वाली बुक्स हैं, पढ़ने वाली स्टूडेंट्स की बुक्स हैं, वो जीएसटी से कर मुक्त है। लेकिन हमारे से पूछ रहा है कि जो निम्न लिस्ट दी गई है वो उनमें से कौन सी कर मुक्त नहीं होती हैं। तो ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, डेयरी, ये सभी टैक्सेबल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पर कौन सा कर लगता है। जो कॉलेज स्कूल्स में मिड डे मील के नाम से जो खाना बनता है उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, उनके प्रोडक्ट पर कौन सा टैक्स लगता है। तो ध्यान रखेंगे विद्यालयों में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना था। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स एडमिशन फीस टू एंटरटेनमेंट और एम्यूजमेंट फैसिलिटी एग्जम्प्ट अप टू। मनोरंजन कार्यक्रमों और सुविधाओं में प्रवेश शुल्क डैश तक कर मुक्त है। तो दिए गए ऑप्शन में प्रारंभ में जब यह प्रोविजन लगाया था तब 250 रुपये था, क्योंकि ऑप्शन में दिए हुए हैं तो 250 ही इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि यह जो धनराशि है 500 रुपये बढ़ाकर कर दी गई थी 2018 में, यानी कि 2018 से यह धनराशि 500 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार 250 है, क्योंकि शुरुआत में 250 रुपये से प्रारंभ लगाया गया था ये प्रोविजन। वो अन्य ऑप्शन नहीं है 500 वाला, तो 250 ही इसका आंसर होगा, यानी कि 250 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कला से संबंधित सेवाएं डैश तक करमुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1,50,000 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कला से संबंधित कौन सी सेवा कर योग्य होगी। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दी गई सेवाएं कर योग्य होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A क्या कह रहा है, 279A के अनुसार जो है चेयरपर्सन होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपको यह मालूम होना चाहिए वर्तमान में भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होना था वो था केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है जीएसटी नेटवर्क के कार्य में समाहित है। क्या समाहित है, ऑप्शन दिया गया है पंजीयन की सुविधा, फिर आईजीएसटी की गणना और सेटलमेंट, फिर कर भुगतान विवरण का बैंकिंग नेटवर्क से मिलान, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है ई वे का सृजन अनिवार्य है यदि प्रेषण का मूल्य क्या होगा। ई वे बिल की कब जनरेट करेंगे, जब इनवॉइस की जो प्राइस है 50,000 रुपये से अधिक की होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अभी हमने डिस्कस किया था निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। कौन है जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से जीएसटीआईएन के लिए क्या अनिवार्य है। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले पता होना चाहिए जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म आपको आपके
हम पेपर क्यों देख रहे हैं, जिससे ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। जीएसटीआईएन की जो फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जरूरी नहीं है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ऐसे भी पूछ सकते हैं जीएसटीआईएन में आई का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है ना। तो जब हमारे को फुल फॉर्म पता होगी तो हम वैसे भी बता देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जीएसटीआईएन के लिए क्या अनिवार्य है। तो जीएसटीआईएन नंबर लेने के लिए पैन नंबर अनिवार्य है। सबसे पहले आपके पास पैन होना चाहिए, फिर उसके बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और यह मुख्यतः 15 डिजिट का नंबर होता है, अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। उसी से संबंधित अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटीआईएन में कुल कितने अंकों की संख्या होती है। तो यह 15 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटीआईएन में पहले 2 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 डिजिट होंगे वो आपके पैन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपका पैन नंबर 10 नंबर का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है, 13वीं डिजिट जो है वो एंटिटी नंबर होगा। 14वीं डिजिट बाय डिफ़ॉल्ट जेड होती है, जो सभी के लिए सेम है। इसको फ्यूचर यूज के पर्पज से रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। और फिर उसके बाद जो लास्ट डिजिट है, 15वीं डिजिट, वो चेकसम डिजिट होती है। अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं जिसमें 0 से 9 और ए से जेड तक के किए जाते हैं, जो कि एरर डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये टोटल 15 डिजिट का नंबर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, बाह्य पूर्तिकर्ता द्वारा प्रारूप GSTR1 प्रस्तुत विवरण नियामक डीलर व्यापक को किस प्रारूप में प्रस्तुत होंगे। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है GSTR2A। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह जो है सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट होता है फॉर इनवर्ड सप्लाई पर्पस से, है ना, रिसिप्ट के बेस पर बनता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, आंतरिक प्राप्तियों का विवरण किस प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनवर्ड सप्लाई जो है किस प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है। तो ये GSTR2 में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर लेजर ऑनलाइन अनुरक्षित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट रजिस्टर, कैश रजिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स सही नाम जो होना चाहिए था इसका, टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लेजर कैश लेजर ही लिखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किस प्रारूप में रखा जाता है। तो यह GST-PMT-02 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्तमान में कर भुगतान में देरी के लिए ब्याज के दर क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, CGST एक्ट के सेक्शन 50 के अनुसार कर भुगतान में देरी के लिए ब्याज की दर 18% है। कितनी है, 18% है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और 18% कह रही है वार्षिक आधार पर, 18% पर एनम के हिसाब से है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है तो उस पर 24% की दर से जो है इंटरेस्ट लगेगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर बीजक का निर्माण सेवा पूर्ति की तिथि से कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 दिन। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आपसे अन्य क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, शब्दों को चेंज करके कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यह समय सीमा क्या है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए समय सीमा 45 दिन की होती है।
इनके अलावा अन्य के लिए 30 दिन का नियम है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कस्टम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कस्टम एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कस्टम एक्ट का जो पूरा नाम है वो है कस्टम एक्ट 1962 और यह लागू हुआ था कब से? 1 फरवरी 1963 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कस्टम टैरिफ अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सेम कॉन्सेप्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट का पूरा क्या नाम है? कस्टम टैरिफ एक्ट का पूरा नाम है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जो कि लागू हुआ था स्टूडेंट्स 2 अगस्त 1976 से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। चलिए अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एफओबी इंगित करता है, एफओबी की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ऑन बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है? यह उस बिंदु को दर्शाता है जहां विक्रेता ने अपना दायित्व पूरा कर लिया है और खरीदार माल के लिए जिम्मेदारी और लागत स्वीकार करता है, उस पॉइंट को फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एफओबी का जो फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समिति ने जीएसटी का सुझाव दिया था? तो स्टूडेंट्स केलकल समिति ने सन 2003 में जीएसटी का सुझाव दिया था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो यह 1 जुलाई 2017 से लगा था। लेकिन जीएसटी जो है जम्मू और कश्मीर में कब से लागू हुआ था? जम्मू और कश्मीर में यह 8 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस सन में जीएसटी अवधारणा का प्रचलन कर इसके निरूपण के लिए समिति का गठन किया गया था? तो स्टूडेंट्स किस सन की बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और सन 2000 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जो उन्होंने कमेटी गठित की थी उसके हेड कौन थे? असीम दास गुप्ता जी थे। तो अन्य इन्फॉर्मेशन है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत में सर्वप्रथम जीएसटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो पार्टी का नाम था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, जीएसटी है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, वन टाइम टैक्स है, या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है स्टूडेंट्स, कौन सा अनुच्छेद जीएसटी को परिभाषित करता है? तो स्टूडेंट्स अनुच्छेद 266 है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 266 और सब आर्टिकल 12A। और स्टूडेंट्स इसके अनुसार माननीय उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति पर कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला कोई भी कर जीएसटी कहलाता है। इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग, 45 मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल, ये 45 नहीं है, मिसप्रिंट है, मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल, और ऑप्शन नंबर सी 5 पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बताया गया है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये दोनों ही जो हैं
जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। और 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जीएसटी से जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर रखे गए हैं उनमें से निम्न में से कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। तो 5 जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 1 क्रूड ऑयल, नंबर 2 पेट्रोल, नंबर 3 डीजल, नंबर 4 नेचुरल गैस और नंबर 5 है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इन पर स्टूडेंट्स सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट के अंतर्गत टैक्स का प्रावधान है, जीएसटी नहीं लगता है इनके ऊपर। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, भारत में जीएसटी की अधिकतम दर क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में तो स्टूडेंट्स 28% है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 एप्लीकेबल हुआ, जिसके अंतर्गत अब जो वर्तमान में टैक्स दर हैं जो जीएसटी के स्लैब रेट के अंदर वो है 0%, 5%, 18% और 40%। नई जो दरें हैं ये प्रभावी हैं 22 सितंबर 2025 से, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में निर्यात पर कर की दर है कितनी है। 0% है। कितनी है? 0% है। भारत के प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो है जीएसटी के लाभ हैं कौन कौन से हैं। संपूर्ण देश एक बाजार, सरकारी राजस्व की अभिवृद्धि, व्यक्तिगत हस्तक्षेप में मुक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों के अधीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पूर्ति के संबंध में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लोकल सप्लाई। ऑप्शन दिया गया है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्यीय पूर्ति के संबंध में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटर स्टेट सप्लाई। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इंटर स्टेट का मतलब है बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, दो अलग अलग राज्यों के मध्य, है ना। तो ये और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अंतर्राज्यीय पूर्ति के संबंध में सही है। तो यह है आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा केवल ऑप्शन नंबर 3, जो इसका सही आंसर है ABCD में। तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जीएसटी की राशि की गणना माल के डैश पर होती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेसिक वैल्यू, आधार मूल्य, जिसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। बेटा इनवॉइस वैल्यू तो वो फाइनल वैल्यू होती है जिसमें हमने टैक्स को शामिल कर लिया है, शामिल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इनवॉइस वैल्यू होती है। ध्यान रखेंगे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इनवॉइस वैल्यू का और बेसिक वैल्यू का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेसिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएसटी का वास्तविक रूप या विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट सीजीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ आईजीएसटी
आईजीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम की कौन सी धारा अनुपालना श्रेणियन से संबंधित है, कंप्लाइंस रेटिंग स्कोर से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स धारा 149 इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 149 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, सोपानी प्रभाव क्या होता है? यह टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अंतरराज्यीय पूर्तियों पर जीएसटी, अंतर्राज्यीय पूर्तियों पर जीएसटी उद्ग्रहण के लिए कौन अधिकृत है? भारत सरकार, राज्य सरकार, संघीय सरकार या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में जीएसटी की दर के प्रकार हैं। वैसे तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 होगा, लेकिन स्टूडेंट्स प्राइमरी जो फॉलो किया जाएगा वो 4 टियर जीएसटी स्ट्रक्चर है। 4 टियर जीएसटी स्ट्रक्चर में 5%, 12%, 18% और 28% ओल्ड रेट के अनुसार है। और यदि इसके अंदर 0% यानी कि जिसको हम नील रेट भी बोलते हैं शामिल कर लिया जाए, जो कि इसेंशियल आइटम से संबंधित है, तो ये 5 मेन टाइप ऑफ रेट्स हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर ए आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर आयात पर होता है? तो इसका आंसर होगा आईजीएसटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य दर पूर्ति में शामिल है? ऑप्शन दिया गया है माल या सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि एसईजेड, विकासकर्ता या इकाई द्वारा माल या सेवा की पूर्ति, ऑप्शन सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विकासकर्ता या इकाई को माल या सेवाओं की पूर्ति, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, माल परिवहन एजेंसी द्वारा मालगाड़ी से माल परिवहन की कौन सी सेवाएं जीएसटी से कर मुक्त हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक उर्वरक और दूध, ये सभी इसमें शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेल द्वारा यात्री परिवहन की कौन सी सेवा कर मुक्त है? कोई भी श्रेणी, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित श्रेणी, प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित श्रेणी को छोड़कर कोई अन्य श्रेणी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं कर मुक्त होंगी यदि उन्हें डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? चिकित्सा संस्था, अधिकृत चिकित्सक, पैरामेडिक्स या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पैरामेडिक्स नहीं है, पैरामेडिकल आ जाएगा। चलिए वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो वैसे हम ऑलरेडी आपसे शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, पेपर में पूछा गया दोबारा बताएंगे आपको। जीएसटीआईएन का प्रथम 2 अंक डैश को प्रस्तुत करता है। जीएसटीआईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। टोटल 15 डिजिट का नंबर होता है, अल्फान्यूमेरिक कोड वाला, और जो इसके पहले 2 अक्षर हैं वो राज्य कोड को, स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है, सीबीआईटीसी किसको रिप्रेजेंट करता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यह होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछ रहा है, जीएसटीआईएन का अंतिम अंक किसे रिप्रेजेंट करता है?
तो स्टूडेंट्स यह चेकसम कोड को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में चेक कोड दिया तो चेक कोड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है आंतरिक पूर्ति डैश से संबंधित है। यहाँ से आपसे सेक्शन पूछा गया है। तो स्टूडेंट CGST एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 67 जो है इनवर्ड सप्लाई को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है GST परिषद द्वारा मुनाफाखोरी निरोधक व्यवस्था कब घोषित की गई थी। तो यह 18 जून सन 2017 को घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे हमारे एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के इनडायरेक्ट टैक्स GST एंड कस्टम लॉ के पहले 50 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।